देखना भाई तुम, ठीक है। ये पूरा आईआईटी जैम का ओरिएंटेड अपने लेके चलेंगे, आईआईटी जैम से रिलेटेड ही होगा, है ना। हाँ, अब अपने स्टार्ट यहीं से करेंगे इसको, डिफरेंशियल इक्वेशन से, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो इसमें ये टॉपिक है, डिफरेंशियल इक्वेशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन, जनरल सॉल्यूशन, सुपरपोजिशन, ये लिसाजेस फिगर आ जाएगा, सुपरपोजिशन ऑफ टू सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर, लिसाजेस फिगर। फिर डैम्ड एंड फोर्स ऑसिलेशन, रेजोनेंस आ जाएगा। फिर वेव इक्वेशन, ट्रैवलिंग एंड स्टैंडिंग वेव इन वन डायमेंशन। फिर एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी ट्रांसमिशन वेव, ग्रुप वेलोसिटी, फेज वेलोसिटी, साउंड वेव आ जाएगा। फिर डॉपलर इफेक्ट आ जाएगा। फिर फेरमेट प्रिंसिपल, जनरल थ्योरी ऑफ इमेज फॉर्मेशन। फिर ये यहाँ से ऑप्टिक्स आ जाएगी, है ना। ये पूरा ऑप्टिक्स यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा तुम्हारा, फेरमेट प्रिंसिपल से तुम्हारा स्टार्ट हो जाएगा ऑप्टिक्स। ये पूरा ऑप्टिक्स का पोर्शन है, फेरमेट प्रिंसिपल से लास्ट तक ये ऑप्टिक्स है। और ये यहाँ से तुम्हारा वेव है, ये यहाँ से लेके डॉपलर इफेक्ट तक ये तुम्हारा वेव थ्योरी है। और ये तुम्हारा ऊपर वाला ओसिलेशन है, ठीक है। 3 पार्ट्स में इसको इन्होंने डिवाइड किया है, ठीक है। 3 पार्ट है इसमें, ओसिलेशन, वेव्स एंड ऑप्टिक्स, ठीक। इसका सिलेबस थोड़ा ज़्यादा है, पर बाकी सब्जेक्ट और देखेंगे ना। इलेक्ट्रिसिटी वाला ये तो बड़ा पोर्शन लगभग हो चुका है, ये बहुत छोटा सा सब्जेक्ट है, मतलब बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग नहीं है। ये भी है टाइम टेकिंग, पर इतना भी टाइम नहीं लगेगा जितना ईएमटी और इसमें लगता है। मतलब जितना ईएमटी मैकेनिक्स इनमें टाइम लगता है उतना टाइम नहीं लगेगा इसमें, बहुत कम टाइम में ये चीज़ें हो जाएगी। सॉलिड स्टेट फिजिक्स, डिवाइस एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, ये भी कोई ज़्यादा टाइम टेकिंग, सॉलिड स्टेट फिजिक्स तो अपने उसमें ही कर देंगे रिकॉर्डेड फॉर्मेट में। इलेक्ट्रॉनिक्स हमें करना है ना, और डिजिटल हमें करना है, वो इलेक्ट्रॉनिक्स में ही आ जाएगा, डिजिटल वगैरह सब चीज़ें, ठीक है भाई। समझ में आ गई बात। ठीक है भाई। हाँ, चलो। चलो भाई, ड्यूरेशन भाई रहेगी इसकी 1.5 से 2 घंटे, है ना। बाकी टॉपिक पे डिपेंड करता है, कोई बड़ा टॉपिक हुआ तो ज़्यादा भी चला जाएगा, ठीक है, उस हिसाब से। चलो स्टार्ट करें। चलो अपने स्टार्ट करते हैं ओसिलेशन सबसे पहले। अब बाकी भाई शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ में, जो भी तैयारी कर रहा है आईआईटी जैम की, है ना, उनके साथ में शेयर कर देना भाई। चलो नेक्स्ट अपने बात करते हैं, स्टार्ट करते हैं ओसिलेशन से। ओसिलेशन, ओसिलेशन में इसमें सबसे पहला हमारा फर्स्ट जो टॉपिक है दैट इज पीरियोडिक मोशन। मेंशन नहीं किया इन्होंने, पर अपने को पढ़ना ही है पीरियोडिक मोशन। सबसे पहले अपने बात करेंगे पीरियोडिक मोशन। और पीरियोडिक मोशन में जो ओसिलेटरी, मेन हमारा जो फोकस है वो है ओसिलेटरी मोशन पर ओसिलेटरी मोशन पीरियोडिक मोशन का ही एक पर्टिकुलर पार्ट है, एक केस है। तो हमें सबसे पहले पीरियोडिक मोशन को समझना होगा। भाई पीरियोडिक मोशन क्या होता है? पीरियोडिक मोशन ना, व्हाट इज पीरियोडिक मोशन? एक ऐसा मोशन जो एक फिक्स टाइम इंटरवल के बाद में रिपीट हो, ए मोशन विच रिपीट्स आफ्टर ए फिक्स टाइम इंटरवल। एक फिक्स टाइम इंटरवल के बाद में जो रिपीट हो उसे अपने कहते हैं पीरियोडिक मोशन। फॉर एग्जांपल, एग्जाम्पल की अपने बात करें, बताओ भाई कोई एग्जाम्पल बताओ, बढ़िया एग्जाम्पल बताओ, पीरियोडिक मोशन के कोई बढ़िया एग्जाम्पल बताओ। एग्जाम्पल की अपने बात करें, नोट साथ में बनाओ भी, पीडीएफ में अपलोड नहीं करूंगा, नोट साथ साथ में तुम खुद से बनाओ अपने, और लेक्चर देखो, ठीक है।
हाँ, एग्जाम्पल की अपने बात करें तो इसमें एग्जाम्पल अपने बात करेंगे, जैसे हमारे पास में सन अर्थ सिस्टम, सन अर्थ सिस्टम, है ना, दैट इज पीरियोडिक मोशन। पेंडुलम, पेंडुलम, है ना, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। हाँ, मोशन रिपीट्स इस ट्रेजेक्टरी इन फिक्स टाइम पीरियड, ठीक है, उसे ही अपने कैसे भी लिख लो पीरियोडिक मोशन। जैसे ये हमारे पास में जो अर्थ है वो सन के चारों ओर रिवॉल्व कर रही है, एक फिक्स टाइम इंटरवल के बाद में ये जिस पोजीशन से इसने अपना मोशन स्टार्ट किया, एक फिक्स टाइम इंटरवल के बाद में ये उसी पोजीशन पे दोबारा आ जाती है, इसी को अपने कह देते हैं पीरियोडिक मोशन, है ना। कितना टाइम लेती है ये, लगभग इसका जो टाइम पीरियड होता है वो होता है 24 आवर, दैट इज द टाइम पीरियड ऑफ दिस मोशन, मोशन ऑफ अर्थ, है ना। 24 आवर के बाद में, नहीं सॉरी क्या कर रहा हूँ मैं, 24 आवर तो उसके एक्सिस पे मोशन होता है, 365 डेज, 365 डेज, है ना। हाँ, 365 डेज के बाद में ये कंप्लीट एक चक्कर लगा लेती है, एक चक्कर लगा के वापस उसी पोजीशन पर आ जाती है, दैट इज द पीरियड ऑफ दिस मोशन, ठीक है। और अपने बात करें जैसे पेंडुलम, ये पेंडुलम है हमारे पास में, दैट इज ऑल्सो पीरियोडिक मोशन, कि ये यहाँ से चलता है, दैट इज द इनिशियल पॉइंट, यहाँ तक जाता है, फिर दोबारा इसी पोजीशन पे आ जाता है ना, दैट इज ऑल्सो पीरियोडिक, ये भी पीरियोडिक मोशन है। अब पेंडुलम में हमारे पास में दो केस होते हैं, कि एक तो हो सकता है जिसकी एनर्जी लॉस ना हो, अनडैम्प्ड, और एक होता है जिसकी एनर्जी लॉस हो, डैम्प्ड, है ना। पेंडुलम में भी दो टाइप के मोशन होते हैं, पेंडुलम की अपने बात करें तो इसमें दो टाइप के मोशन होते हैं, जैसे ये पेंडुलम है हमारे पास में अनडैम्प्ड, जिसकी एनर्जी लॉस नहीं हो रही और कंटिन्यूसली वो सेम एम्पलीट्यूड से ऑसिलेट कर रहा है लगातार, है ना, अनडैम्प्ड। और एक हमारे पास में ये भी एक पेंडुलम है जो जिसका एम्पलीट्यूड लगातार डिक्रीज हो रहा है, दैट इज डैम्प्ड, डैम्प्ड ऑसिलेटर, इसको अपने डैम्प्ड ऑसिलेटर कहेंगे, और इसको अपने कहेंगे अनडैम्प्ड ऑसिलेटर, ठीक है। हाँ, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन वो एग्जाम्पल हो सकता है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है। अब देखो क्या ये दोनों पीरियोडिक मोशन है, पीरियोडिक मोशन की डेफिनेशन है जो रिपीट हो एक फिक्स टाइम इंटरवल के बाद में, उसे अपने कहेंगे पीरियोडिक मोशन। ये बताओ भाई, क्या अनडैम्प्ड और डैम्प्ड क्या दोनों पीरियोडिक है? हाँ, देखो इट इज पीरियोडिक, है ना, क्योंकि देखो पीरियोडिक मोशन की एग्जैक्ट डेफिनेशन निकालो, एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या है पीरियोडिक मोशन की, देखो अब डेफिनेशन पे डिपेंडेंट होती है सारी चीजें, कि अपनी डेफिनेशन लेके क्या चल रहे हैं, कई बुक्स में कुछ लिख देते हैं, कई बुक्स में कुछ लिख देते हैं, कई कुछ यूज कर लेते हैं, कई कुछ यूज कर देते हैं, डेफिनेशन पे डिपेंड हो जाता है। अनडैम्प्ड तो इट इज श्योरली पीरियोडिक, अनडैम्प्ड मोशन होता है वो तो श्योरली इट इज पीरियोडिक मोशन, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये पीरियोडिक मोशन है। अब पीरियोडिक मोशन की एक डेफिनेशन होती है कि एक तो होता है कि वो रिपीट हो आफ्टर ए फिक्स टाइम इंटरवल, है ना, इट इज रिपीटेड इन नेचर, और एक होता है कि जिस पॉइंट से उसने स्टार्ट किया उसी पॉइंट पे वो दोबारा आ जाए, दैट इज ऑल्सो द डेफिनेशन ऑफ पीरियोडिक मोशन, है ना, कि पीरियोडिक मोशन में डेफिनेशन अलग अलग हो सकती है। एक डेफिनेशन है कि इट रिपीट्स ना आफ्टर सम टाइम इन फिक्स टाइम इंटरवल,
अब वो टाइम इंटरवल हो सकता है चेंज हो टाइम के साथ में, वो टाइम इंटरवल पहले कुछ था अब कुछ हो गया। पहले मान लो उसको एक पीरियड में टाइम लग रहा था 5 सेकंड, अब उसको सिर्फ 4 सेकंड लग रहे हैं, या उसको अब 6 सेकंड लग रहे हैं, या उसको अब 3 सेकंड लग रहे हैं। वो टाइम पीरियड यदि वेरिएबल है, ठीक है, अब इसको कंप्लीट अपने आइडियली पीरियोडिक नहीं कहेंगे, बट इसको कहते हैं अपने अप्रोक्सीमेटली पीरियोडिक, इट इज ऑल्सो पीरियोडिक, है ना। हाँ, डिस्टेंस कम हो जाती है बट इट इज रिपीटेटिव, है ना, रिपीटिव है वो भी। तो उसको आइडियली पीरियोडिक नहीं कहेंगे, उसको कहेंगे अप्रोक्सीमेटली पीरियोडिक, इट इज अप्रोक्सीमेटली पीरियोडिक। मतलब पीरियोडिक जैसा है बट इट इज नॉट एग्जैक्टली पीरियोडिक, है ना। और ये आइडियल पीरियोडिक मोशन है। जो डैम्प्ड ऑसिलेटर है हमारे पास में, इट इज अप्रोक्सीमेटली पीरियोडिक, इट इज आइडियल पीरियोडिक है। मतलब पीरियोडिक जैसा है बट इट इज नॉट एग्जैक्टली पीरियोडिक, क्योंकि पीरियोडिक की एग्जैक्ट डेफिनेशन को मैच नहीं कर रहा, तो अपने ये कह सकते हैं, बट इट इज पीरियोडिक। तो अदरवाइज अपने इसको पीरियोडिक ना होता तो हमारे जो इसके जो सॉल्यूशन होते, है ना, वो पीरियोडिक जैसे नहीं होते। इसका जो सॉल्यूशन आता है इक्वेशन का, इसके जो ऑसिलेशन का जो सॉल्यूशन आता है, वो a e⁻ माइनस अल्फा आर और साइन के आर माइनस ओमेगा टी, इस टाइप का इसका सॉल्यूशन होता है। वो अपने प्रूफ करेंगे, है ना। है पीरियोडिक टाइप का, पीरियोडिक जैसा ही आ रहा है, क्योंकि जो साइन को उसका फंक्शन होता है दैट इज पीरियोडिक, बट ये इसका जो एम्पलीट्यूड है वो डिकेइंग भी है ना। इसका जो एम्पलीट्यूड है वो पोजीशन के साथ में या टाइम के साथ में ले लो, टाइम के साथ में या पोजीशन के साथ में एम्पलीट्यूड है वो डिकेइंग भी है। तो इट इज़ पीरियोडिक बट इट इज़ नॉट आइडियल पीरियोडिक मोशन, इट इज़ अप्रोक्सीमेटली पीरियोडिक। इसको अपने मैथमेटिकली सॉल्व करेंगे, डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर और अनडैम्प्ड, इसको भी अपने मैथमेटिकली सॉल्व करेंगे। तो दीज आर दी पीरियोडिक मोशन। ये पीरियोडिक और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकता है, फैन है उसका जो मोशन है ना, क्लॉक है उसका जो मोशन है दैट इज ऑल्सो पीरियोडिक। बहुत सारे हमारे पास में पीरियोडिक मोशन के एग्जाम्पल है। अब अपने बात करते हैं ऑसिलेटरी मोशन की। ऑसिलेटरी मोशन क्या होता है? ऑसिलेटरी मोशन की क्या डेफिनेशन है, बताओ भाई, व्हाट इज ऑसिलेटरी मोशन? ऑसिलेटरी मोशन, ए मोशन इज सेड टू बी ऑसिलेटरी इफ, बताओ ऑसिलेटरी मोशन की क्या डेफिनेशन? मेरे को बढ़िया डेफिनेशन नहीं चाहिए, मेरे को सिंपल डेफिनेशन चाहिए जो तुम बता सकते हो, है ना। कोई अपने को वो हाई स्टैंडर्ड की डेफिनेशन नहीं चाहिए, अपने को सिंपल डेफिनेशन चाहिए, सिंपल ना, एकदम सिंपल, कि जो तुम इजीली बता सकते हो। ऑसिलेटरी मोशन, बताओ भाई, कोई बढ़िया डेफिनेशन बताओ। हाँ, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट अपोजिट डायरेक्शन में हो, ठीक है, रिस्टोरिंग फोर्स हो, टू एंड फ्रो मोशन अबाउट मीन पोजीशन, ठीक है। तो सबसे बढ़िया सबसे इजीएस्ट डेफिनेशन, और फोर्स तो बाद में कॉन्सेप्ट आया, सबसे जो इजीएस्ट जो रिस्टोरिंग फोर्स का कॉन्सेप्ट भी बाद में लेंगे अपने, सबसे इजीएस्ट जो डेफिनेशन दैट इज द टू एंड फ्रो मोशन अबाउट मीन पोजीशन, दैट इज ऑसिलेटरी मोशन। टू एंड फ्रो मोशन अबाउट मीन पोजीशन, ये ऑसिलेटरी मोशन की डेफिनेशन है, ठीक है। टू एंड फ्रो मोशन अबाउट मीन पोजीशन, है ना, इन फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम, इन फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम, दैट मोशन इज सेड टू बी ऑसिलेटरी मोशन। जैसे हमारे पास में सिंपल पेंडुलम,
सिंपल पेंडुलम, है ना, स्प्रिंग मास सिस्टम, है ना, सिंपल पेंडुलम इसका जो मोशन है, स्प्रिंग मास सिस्टम का जो मोशन है, ये जो मोशन होंगे ये सभी ऑसिलेटरी मोशन होंगे, और ये मोशन पीरियोडिक भी है। दीज मोशन आर पीरियोडिक मोशन ऑल्सो। तो अपने ये कह सकते हैं कि ऑसिलेटरी मोशन आर पीरियोडिक मोशन, हर एक ऑसिलेटरी मोशन पीरियोडिक मोशन होगा, है ना। तो ये जो ऑसिलेटरी मोशन है, ऑसिलेटरी एवरी ऑसिलेटरी मोशन इज ए पीरियोडिक मोशन, हर एक ऑसिलेटरी मोशन एक पीरियोडिक मोशन होगा। क्या इसका उल्टा ट्रू हो सकता है? क्या हर एक पीरियोडिक मोशन क्या ऑसिलेटरी मोशन हो सकता है? हर एक ऑसिलेटरी मोशन एक पीरियोडिक मोशन होगा, क्योंकि यदि वो ऑसिलेटरी है तो उसमें एक पीरियड जरूर है, टू एंड फ्रो मूव कर रहा है, तो जिस पोजीशन से स्टार्ट हुआ उसी पोजीशन पे एक फिक्स टाइम इंटरवल के बाद में जरूर आएगा। ठीक है ना, ये हमें पता है। जैसे ये पेंडुलम है हमारे पास में, ये पेंडुलम इस पोजीशन से स्टार्ट कर रहा है, तो पहले यहाँ जाएगा फर्स्ट पॉइंट, फिर यहाँ से दोबारा आया सेकंड पॉइंट, फिर इधर गया थर्ड पॉइंट, फिर दोबारा यहाँ पे आया ये फोर्थ पॉइंट, है ना। तो यहाँ से यहाँ गया, फिर यहाँ से यहाँ गया, फिर दोबारा यहाँ आया, है ना। तो ये इसका पूरा एक टाइम पीरियड होगा। यहाँ से स्टार्ट कर लो, यहाँ से ये पूरा यहाँ गया, फिर दोबारा इसी पोजीशन पे आ गया, है ना। कहीं से भी स्टार्ट कर लो, हाँ। बट ऑल पीरियोडिक मोशन आर नॉट ऑसिलेटरी, बट ऑल पीरियोडिक मोशन आर नॉट ऑसिलेटरी। जैसे सर्कुलर मोशन ना, सर्कुलर मोशन इट इज पीरियोडिक बट नॉट ऑसिलेटरी, है ना। अर्थ सन सिस्टम इट इज ऑसिलेटरी, इट इज पीरियोडिक बट नॉट ऑसिलेटरी, है ना। तो ये हमारे पास में ऑसिलेटरी मोशन होंगे। अब ऑसिलेटरी में भी एक डेफिनेशन आ जाती है, ऑसिलेटरी में भी भाई अलग अलग हो सकते हैं, ऑसिलेटरी में अलग अलग टाइप के मोशन हो सकते हैं, ऑसिलेटरी में भी डिफरेंट टाइप के मोशन हैं। ठीक है, अब हमारे पास में आ जाता है एक मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन इज ए ऑसिलेटरी मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन इज ए सिंपलेस्ट केस ऑफ ऑसिलेटरी मोशन। ऑसिलेटरी मोशन का एक जो सिंपलेस्ट वर्जन हमें देखने को मिलता है दैट इज सिंपल हार्मोनिक मोशन, वही हमारे सिलेबस में है ना। जो सिलेबस में हमारे दैट इज सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर एंड इट्स जनरल सॉल्यूशन, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर एंड इट्स जनरल सॉल्यूशन। तो अपने अब यहाँ पे डिस्कस करेंगे वन ऑफ द सिंपलेस्ट केस ऑफ ऑसिलेटरी मोशन दैट इज सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन ये अपने डिटेल में डिस्कस करेंगे, है ना। इट इज सिंपलेस्ट वर्जन ऑफ ऑसिलेटरी, simplest version of oscillatory motion। ऑसिलेटरी मोशन हमारे पास में बहुत सारे हो सकते हैं, बट उनमें से जो सबसे सिंपलेस्ट ऑसिलेटरी मोशन है दैट इज सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन सिंपल क्यों है? सिंपल हार्मोनिक मोशन सिंपल क्यों है? इसको सिंपल क्यों कहा गया है? व्हाई इट इज सिंपल? हार्मोनिक मोशन, हार्मोनिक मोशन आर ऑसिलेटरी मोशन,
हार्मोनिक वर्ड है ऑसिलेशन के लिए। इट इज सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन की खासियत ये है कि इसमें जो रिस्टोरिंग फोर्स होगा, रिस्टोरिंग फोर्स, दैट फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू सिंगल पावर ऑफ डिस्प्लेसमेंट, नेगेटिव ऑफ सिंपल नेगेटिव ऑफ सिंगल पावर ऑफ डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट की सिंगल पावर के प्रोपोर्शनल होगा। x की पावर 1, x की पावर 2 नहीं हो सकता, x की पावर 3 नहीं हो सकता, हायर ऑर्डर टर्म नहीं हो सकती, सिर्फ पावर x की पावर ओनली 1, है ना। f प्रोपोर्शनल टू ये नहीं हो सकता इसमें कि -x² हो गया या -x³ हो गया या -x की पावर 4 हो गया, हायर पावर नहीं आएगी। दे आर ऑल्सो ऑसिलेटरी, ये ऑसिलेटरी मोशन है। डिस्प्लेसमेंट के नेगेटिव साइन के प्रोपोर्शनल रिस्टोरिंग फोर्स है तो ऑसिलेटरी मोशन है। बट ऑसिलेटरी में ये जो मोशन है ये एन हार्मोनिक मोशन है, एन हार्मोनिक मोशन, जिसमें अदर टर्म भी आएगी हमारे पास में, सिर्फ x की सिंगल पावर नहीं रहेगी, बाकी टर्म भी हमें देखने को मिलेगी। ठीक है, एक सेकेंड रुको। समझ में आ रही है बात? तो इसको अपने कहेंगे एन हार्मोनिक मोशन, जिसमें x की हायर पावर भी हमें देखने को मिलेगी, दैट इज एन हार्मोनिक मोशन। दैट इज नॉट सिंपल हार्मोनिक। सिंपल हार्मोनिक में सिर्फ एक ही पावर हमें देखने को मिलेगी। एक सेकेंड को यार, चलो इसको नोट करो एक बार, इतना बढ़ते हैं, अपने आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसको नोट करो भाई, है ना। तो जो सिंपल हार्मोनिक मोशन है, इट इज ऑसिलेटरी मोशन, बट इट इज द सिंपलेस्ट केस ऑफ ऑसिलेटरी मोशन, क्योंकि ऑसिलेटरी मोशन में भाई हमारे पास में हायर पावर भी हमें देखने को मिलेगी, है ना। x की हायर पावर भी हमें देखने को मिलेगी कि x की पावर 1, x की पावर 2, x की पावर 3, ये लीनियर कॉम्बिनेशन में तुम्हें देखने को मिलेगी, जैसे ये, है ना, एन हार्मोनिक मोशन। पर अपने को वो डिस्कस ही नहीं करना, क्योंकि हमारे सिलेबस में ही नहीं है वो एन हार्मोनिक मोशन, और ना अपने लिए वो इतना इंपॉर्टेंट है। एन हार्मोनिक मोशन में जो फोर्स होगा दैट इज प्रोपोर्शनल टू -k1x, -k2x² -k3x³ एंड सो ऑन। यदि इस टाइप की इक्वेशन हमें देखने को मिल रही है, दैट इज एन हार्मोनिक मोशन। और यदि सिंपल ये इक्वेशन है, यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी साइन हटा दो भाई, क्योंकि k ले लिया ना हमने। और यदि सिंपल ये इक्वेशन हमें देखने को मिल रही है, दैट इज सिंपल हार्मोनिक मोशन। अब इसको अपने थोड़ा डिटेल में स्टडी करते हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन। अब रिस्टोरिंग फोर्स क्या है इसके बारे में अपने डिस्कस करते हैं, ये नेगेटिव साइन के प्रोपोर्शनल क्यों है इसके बारे में अपने डिस्कस करते हैं, इसका थोड़े मैथमेटिकल कैलकुलेशन करते हैं, और इसको थोड़ा डिटेल में अपने समझने की कोशिश करते हैं कि हमारा ये मेन टॉपिक सिंपल हार्मोनिक मोशन, और इसकी इक्वेशन को अपने सॉल्व करते हैं। इन्होंने पर्टिकुलरली बोला है कि डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर एंड इट्स जनरल सॉल्यूशन, इन्होंने पूरा डिटेल में बोला है कि इसका जनरल सॉल्यूशन भी फाइंड आउट करो। तो अपने जनरल सॉल्यूशन भी फाइंड आउट करते हैं।
तो अपने बात करते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन की। सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर, सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर, है ना। कोई भी ऑसिलेटर जो सिंपल हार्मोनिक मोशन को फॉलो करेगा उसको अपने कहेंगे सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर। कोई भी ऑसिलेटर हो, ऑसिलेटर मतलब जो ऑसिलेशन कर सकता है। अब वो ऑसिलेशन हायर ऑर्डर के भी कर सकता है, वो ऑसिलेशन लोअर ऑर्डर के भी कर सकता है। उसमें जो रिस्टोरिंग फोर्स है ये भी हो सकता है, उसमें रिस्टोरिंग फोर्स ये भी हो सकता है। किसी ऑसिलेटर में रिस्टोरिंग फोर्स ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। और किसी ऑसिलेटर में यदि रिस्टोरिंग फोर्स ये है तो उसको कहेंगे एन हार्मोनिक ऑसिलेटर। और किसी ऑसिलेटर में यदि रिस्टोरिंग फोर्स ये है तो उसको कहेंगे अपने सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर। तो ऑसिलेटर बेसिकली क्या है? ऑसिलेटर इज ए डिवाइस विच ऑसिलेट, जो ऑसिलेटरी मोशन करता है उसको अपने ऑसिलेटर करते हैं। और सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर जिसमें रिस्टोरिंग फोर्स डिस्प्लेसमेंट के नेगेटिव साइन के प्रोपोर्शनल है उसको अपने कहेंगे सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर। समझ में आ गई बात? एन हार्मोनिक ऑसिलेटर जिसमें जो रिस्टोरिंग फोर्स है वो एन हार्मोनिक वाले फॉर्मूले को सेटिस्फाइड करेगा, उसको अपने कहेंगे एन हार्मोनिक ऑसिलेटर, है ना। तो इस फॉर्मूले को इस फॉर्मूले में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हायर ऑर्डर टर्म को छोड़ना पड़ेगा। और हायर ऑर्डर टर्म अपने कब छोड़ सकते हैं? जब एक्स की वैल्यू बहुत ज्यादा स्मॉल हो। समझ में आ रही बात? देखो, इन जनरल जो मोशन होता है, इन जनरल जो रिस्टोरिंग फोर्स होता है उसका ये नेचर होता है। एक बात समझो यहां पे, थोड़ा ध्यान से समझना इस कॉन्सेप्ट को। इन जनरल कोई भी, मान लो ये जो स्प्रिंग है ये उस, मान लो जैसे ये हमारे पास में एक स्प्रिंग मास सिस्टम को कंसिडर करो। ये हमारे पास में एक स्प्रिंग मास सिस्टम है ना। और इसको हमने एक फोर्स लगा के, ये एक्सटर्नल फोर्स लगा के, है ना, इसको खींच के हमने ऑसिलेट करवा दिया। ये बढ़िया अपना ऑसिलेट कर रहा है आगे पीछे, है ना, ऐसे ऑसिलेट कर रहा है क्योंकि हमने इसको खींचा, ऑसिलेट करवा दिया, ये आगे पीछे ऑसिलेट कर रहा है ऐसे। तो इसके अंदर जो रिस्टोरिंग फोर्स क्रिएट होगा ना, स्प्रिंग के अंदर जो रिस्टोरिंग फोर्स होगा एफ आर, जो रिस्टोरिंग फोर्स होगा उसका एक्चुअल नेचर ये होगा, एंड सो ऑन। प्रैक्टिकल, उसका जो एक्चुअल, जो हम कहें कि एक्चुअल नेचर, उसका जो प्रैक्टिकल नेचर होगा वो ये होगा। एक्चुअल में फोर्स इस फॉर्मूले को फॉलो करेगा, पर हमें इसको सिंपल हार्मोनिक की तरह ट्रीट करना है। हमें भाई इस फॉर्मूले से मतलब नहीं है, ये फॉर्मूला कोई ज़्यादा ही बड़ा फॉर्मूला हो गया और हमें इसकी कैलकुलेशन से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हम नहीं सॉल्व कर पाएंगे इसको, क्योंकि बड़ा फॉर्मूला है ना, हम नहीं डील कर सकते इसको। तो हमें क्या, हमें इस फॉर्मूले को सिंपल करना है। सिंपल करने के लिए हमने क्या ले लिया, जो एक्स है दैट इज डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन, ये जो एक्स है हमारे पास में, इसको अपने क्या ले लेंगे, इसको स्मॉल ले लेंगे, स्मॉल। स्मॉल लेने से जो ये एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब, एक्स की पावर 4, ये हायर ऑर्डर टर्म है, इनको अपने नेग्लेक्ट कर देंगे, क्योंकि एक्स की वैल्यू मान लो तुमने ले ली 0.0001, तो एक्स स्क्वायर करेंगे तो और स्मॉल हो जाएगा। मान लो एक्स की वैल्यू ले ली तुमने 0.01, एक्स की वैल्यू ले ली तुमने 0.01 मीटर, तो एक्स स्क्वायर करोगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा 0.01 इंटू 0.01, तो ये 0.0001। हाँ, फ्रिक्शन अभी नहीं बात कर रहे। एक्स क्यूब करोगे तो इट इज स्मॉलर देन एक्स, एक्स क्यूब करोगे इट इज स्मॉलर देन एक्स स्क्वायर, तो ये हायर ऑर्डर टर्म है वो बहुत ज़्यादा स्मॉल होती जाएगी। तो एक्स स्मॉल लेने पर जो हमारा जो फोर्स है वो हमारा प्रोपोर्शनल हो जाएगा ओनली के एक्स। तो अपने कहेंगे कि फॉर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, फॉर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन, मीन पोजीशन
एन हार्मोनिक मोशन जो एक प्रैक्टिकल मोशन है, जो जनरल मोशन है, प्रैक्टिकल मोशन बिकम सिंपल हार्मोनिक मोशन, बिकम सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड रिस्टोरिंग फोर्स इसमें हो जाएगा माइनस के एक्स। के यहाँ पे होगा हमारे पास में स्प्रिंग कांस्टेंट एंड रिस्टोरिंग फोर्स is always proportional to negative sign of displacement। ठीक है, ये कहानी है पूरी सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर की और सिंपल हार्मोनिक मोशन की। इन जनरल जो मोशन होता है बड़ा मोशन होता है, पर अपने को चाहिए वो सिंपल हार्मोनिक, तो हमने डिस्प्लेसमेंट को स्मॉल ले लिया। और हमें पता है भाई फोर्स जो रिस्टोरिंग फोर्स है वो होता है, मान लो इसका जो मास है वो m है, तो m इंटू एक्सेलरेशन, तो m डी स्क्वायर एक्स बाय डी टी स्क्वायर लिख देंगे। तो फोर्स को अपनों ने लिख दिया m डी स्क्वायर एक्स बाय डी टी स्क्वायर इक्वल टू माइनस के एक्स। तो डी स्क्वायर एक्स बाय डी टी स्क्वायर माइनस के बाय एम एक्स, तो डी स्क्वायर एक्स बाय डी टी स्क्वायर प्लस के बाय एम इक्वल टू 0। और ये हमारे पास में है डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन इन वन डायमेंशन एंड इट इज सेकेंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑर्डिनरी हमने डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ा है मैथमेटिकल फिजिक्स में, इट इज सेकेंड ऑर्डर ऑर्डिनरी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, होमोजीनियस भी है। ये हमने मैथमेटिकल फिजिक्स में पढ़ा है भाई। इट इज सेकेंड ऑर्डर ऑर्डिनरी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, होमोजीनियस। समझ में आ रही बात? ये हमने मैथमेटिकल फिजिक्स में डिस्कस की है। और सॉल्यूशन इसका होता है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, है ना। ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन यही सॉल्व कर देते हैं, डी स्क्वायर एक्स बाय डी टी स्क्वायर प्लस के बाय एम एक्स इक्वल टू 0। इसको अपने ले लेते हैं डी स्क्वायर, इसको ले लेता हूँ मैं ओमेगा स्क्वायर, डी स्क्वायर एक्स प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इक्वल टू 0। तो डी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0। तो डी आ गया प्लस माइनस आयोटा ओमेगा, ये इसके रूट्स आ गए, है ना। इसका जो सॉल्यूशन होगा हमारे पास में एक्स ए ई टू द पावर आयोटा ओमेगा टी प्लस बी ई टू द पावर माइनस आयोटा ओमेगा टी, ये इसके रूट्स है। ये तो सोल्व करना आता ही है सभी को मेरे हिसाब से, है ना। इसमें मेरे को बहुत ज़्यादा डिटेल में बताने की ज़रूरत है नहीं भाई ये सॉल्यूशन कैसे आया, है ना। ये इसके दो रूट्स आ रहे हैं प्लस माइनस आयोटा ओमेगा, जब इनको वहाँ पुट करेंगे दैट इज़ द सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन ए ई टू द पावर आयोटा ओमेगा टी एंड इट इज़ ऑसिलेटरी सॉल्यूशन। इसको अपने कहेंगे ऑसिलेटरी सॉल्यूशन। इसी टाइप के सॉल्यूशन को अपने कहते हैं ऑसिलेटरी सॉल्यूशन। समझ में आ रही है बात? क्योंकि इट इज कमिंग फ्रॉम ऑसिलेटर एंड इट इज कमिंग फ्रॉम ऑसिलेटरी मोशन एंड इट इज कमिंग फ्रॉम सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर। इसको थोड़ा साइन कॉस में कर लेते हैं और फील आ जाएगी, है ना। इस मोशन को
ये लिख दूँ मैं ए ई टू द पावर आयोटा ओमेगा टी प्लस बी ई टू द पावर माइनस आयोटा ओमेगा टी। इसको मैं थोड़ा फील लाने के लिए कोस ओमेगा टी प्लस आयोटा साइन ओमेगा टी, भाई ऑसिलेटरी वाली फील आ जाए थोड़ी से ना, कोस ओमेगा टी माइनस आयोटा साइन ओमेगा टी लिख दिया। कोस वाली टर्म को मैंने अलग कर लिया, ए प्लस बी कोस ओमेगा टी और प्लस आयोटा ए माइनस बी साइन ओमेगा टी वाली मैंने टर्म को अलग कर लिया। ए प्लस बी को मैंने सी लिख दिया, सी कोस ओमेगा टी, और इसको मैंने डी लिख दिया, डी साइन ओमेगा टी, दैट इज एक्स। दैट इज द सॉल्यूशन। इस फॉर्म में भी अपने लिख सकते हैं। अब ऑसिलेटरी वाली फील्ड सही आ जाएगी। ऑसिलेटरी दिखाई दे रहे हैं, दे आर ऑसिलेटर्स, है ना। इट इज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ कोस एंड साइन, मतलब दोनों सॉल्यूशन आ रहे हैं इसमें, कोस भी आ रहा है साइन भी आ रहा है, दोनों पॉसिबिलिटी है। बाउंड्री कंडीशन लगा के तुम इसको एक में कन्वर्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मान लो तुम ले लो कि हमारा ऑसिलेटर टी इक्वल टू 0 पर डिस्प्लेसमेंट 0 है। हाँ चलो नोट कर लो भाई इसको। नोट करो भाई, नोट करो। ओमेगा यहां पे है रूट के बाय एम, कौन सा आयोटा, कौन सा आयोटा कैसे आया ये पूछ रहे हो? ओमेगा यहाँ पे क्या है, ओमेगा है रूट के बाय एम, क्योंकि ओमेगा स्क्वायर हमने लिया है वहां पे, तो ओमेगा है हमारे पास में रूट के बाय एम। आयोटा क्या पूछ रहे हो? आयोटा समझ में नहीं आएगा कैसे आया? ए माइनस बी को नहीं लिया भाई हमने, आयोटा ए माइनस बी को डी लिया है। जो डी है दैट इज आयोटा ए माइनस बी, इट इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर, और जो सी है दैट इज ए प्लस बी, ये सी और डी है। सी को अपने आयोटा के अंदर ले लिया, मतलब डी में अंदर ही ले लिया हमने आयोटा। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, तुम अलग से रख लो, कोई दिक्कत नहीं है, उससे सॉल्यूशन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब देखो मान लो कि तुम्हें अब देखो सॉल्यूशन साइन कॉस में दोनों में आ रहे हैं, और ओमेगा यहाँ पे हमारे पास में रूट के बाय एम, इसको अपने कहते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेटर, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेटर, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेटर, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेटर। और यहाँ पे जो हमारे पास में, इससे अपने टाइम पीरियड भी निकाल सकते हैं 2 पाई बाय ओमेगा, दैट इज 2 पाई बाय रूट एम बाय के, दैट इज द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेटर। दैट इज द टाइम पीरियड। ठीक है, अब देखो भी यहाँ पे कि अब साइन लें या कॉस लें, वो किस पे डिपेंड करेगा? वो डिपेंड करेगा बाउंड्री कंडीशन पर, कि इनिशियली क्या गिवन है हमें। लेट्स से हमें गिवन है कि t इक्वल टू 0 पर हमारा ऑसिलेटर 0 पोजीशन पर है, मीन पोजीशन पर है, और मीन पोजीशन को हमने 0 ले रखा है ना। ये हमारा ऑसिलेटर है ना, ये स्प्रिंग है, और इसके साथ में एक ये अटैच्ड है, और ये इसकी मीन पोजीशन है, और इसी को ही हमने ओरिजिन ले लिया x इक्वल टू 0।
और जब पार्टिकल डिस्प्लेस कर रहा है तो इसी से ही डिस्प्लेस कर रहा है वो एक्स डिस्टेंस, ये एक्स डिस्प्लेसमेंट अपन इसी से ले रहे हैं, ये वाली एक्स डिस्प्लेसमेंट हमारे पास में। ठीक है, 2 पाई ऊपर आएगा भाई। ठीक है, हाँ ठीक है। मान लो कि t इक्वल टू 0 पर डिस्प्लेसमेंट 0 है, नो डिस्प्लेसमेंट, कि पार्टिकल अपनी मीन पोजीशन पर है, ये मान लो गिवन है तुम्हें। दैट इज द बाउंड्री कंडीशन। बाउंड्री कंडीशन मतलब जो पहले से गिवन है, जो हमें पता है। t इक्वल टू 0 पर x की वैल्यू हमारे पास में 0 है, ये x डिस्प्लेसमेंट है, कि t इक्वल टू 0 पर जो हमारा ऑसिलेटर है वो मीन पोजीशन पर है। तो वो पुट कर दो, t इक्वल टू 0 पर x की वैल्यू 0, तो 0 c कोस 0 प्लस d साइन 0। तो यहाँ से हमारे पास में 0 इक्वल टू c इंटू 1 प्लस d इंटू 0। तो c की वैल्यू आ गई 0, c की वैल्यू 0 दोबारा पुट कर दो सॉल्यूशन में, तो x आ गया d साइन ओमेगा टी। ये हमारा सॉल्यूशन है। यदि t इक्वल टू 0 पर ऑसिलेटर हमारे पास में मीन पोजीशन पर है, मतलब मीन पोजीशन से यदि वो स्टार्ट कर रहा है तो उसका जो बिहेवियर होगा वो साइन जैसा होगा। यदि मीन पोजीशन के बाद में मान लो वो एंडिंग पोजीशन पर है, किसी और पोजीशन पर है, t इक्वल टू 0 पर उसकी पोजीशन हमें एग्जैक्टली नहीं पता, या t इक्वल टू 0 पर वो एंड पोजीशन पर है ना, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड पोजीशन पर है। अब इसमें तुम ऐड करते रहो, है ना। मान लो t इक्वल टू 0 पर जो उसकी पोजीशन है वो एक्स नॉट पोजीशन यदि हमें गिवन हो, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग इसमें एक हमारे पास में चेंज हो जाएगा फेज का, दैट इज फाई, है ना। मान लो एट t इक्वल टू 0, एट t इक्वल टू 0 इट इज एट सम फाइनाइट पोजीशन फ्रॉम मीन पोजीशन। मीन पोजीशन से कुछ दूरी पर है ना, तो उसके अकॉर्डिंग इसका जो सॉल्यूशन है हमारा चेंज हो जाएगा। ये हमारे पास में मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है, इसको डी लिख लो, कई बार इसको ऐसे भी लिख देते हैं बुक में, ए साइन ओमेगा टी, है ना। डी लिख लो, अपना तो चलो वो डी आ रहा है, पर कई बार बुक में ए से भी लिख देते हैं इसको। ए है मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, कि मैक्सिमम वो कितना आगे तक जा सकता है, दैट इज मैक्सिमम एम्पलीट्यूड। ठीक है, तो t इक्वल टू 0 पे मान लो किसी फाइनाइट पोजीशन पर है, तो उसमें एक ऑलरेडी एक फेज आ जाएगा साइन ओमेगा टी प्लस फाई। वो कोई भी पोजीशन हो सकती है। t इक्वल टू 0 पर देखोगे तो x की वैल्यू आएगी a साइन फाई, तो ये उसकी फाइनाइट पोजीशन है, a इंटू साइन फाई। तो ये फाई फेज को रिप्रेजेंट करता है कि t इक्वल टू 0 पर उसमें कितना फेज है, मीन पोजीशन से कितना डिस्प्लेस्ड है, तो ये बता देगा हमें। एक्सट्रीम पोजीशन पर है तो एक्सट्रीम पोजीशन के लिए भी अपने, मान लो एक्सट्रीम पोजीशन से स्टार्ट कर रहा है ना, तो एक्सट्रीम पोजीशन के लिए वो कोस से स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि एक्सट्रीम पोजीशन पर उसका एम्पलीट्यूड मैक्सिमम है ना। तो इन जनरल जो सॉल्यूशन हो सकता है या तो साइन हो सकता है या कोस हो सकता है। अब इसमें बहुत ज़्यादा सोचने वाले तुम्हें जरूरत नहीं है, इसमें तुम डायरेक्ट देखो, या तो हमारा सॉल्यूशन ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई हो सकता है, या हमारा सॉल्यूशन ए कोस ओमेगा टी प्लस फाई हो सकता है। ये जनरल सॉल्यूशन है, इनमें से कुछ भी ले सकते हो तुम, कुछ भी हो सकता है, वट एवर। फाई की वैल्यू 0 भी हो सकती है। फाई की वैल्यू यदि 0 है तो t इक्वल टू 0 पर मीन पोजीशन पर होगा या एंड पोजीशन पर होगा। यदि फाई 0 है
तो x इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी होगा, या x इक्वल टू ए कोस ओमेगा टी, और t इक्वल टू 0 पर मीन पोजीशन से, ये मीन पोजीशन से स्टार्ट होगा और ये एंड पोजीशन से स्टार्ट होगा। ये दो ही सॉल्यूशन होंगे, या तो कोस या साइन। तो इसी वजह से जो हमारा ये जो सॉल्यूशन आता है वो लीनियर कॉम्बिनेशन में आता है। अब कई बार इन कोफिशिएंट को सी डी की जगह इन जनरल ए बी में लिख देते हैं, कुछ भी लिख दो, सी लिख दो, डी लिख दो, ए लिख दो, बी लिख दो, वो तो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है कि मैक्सिमम एम्पलीट्यूड हमारा कितना है। समझ में आ रही है बात? तो दैट इज द सॉल्यूशन। तो इन जनरल जो सॉल्यूशन होता है वो होता है हमारा ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई, या ए कोस ओमेगा टी प्लस फाई। दैट इज द जनरल सॉल्यूशन। इन जनरल ये हमारा सॉल्यूशन होता है। यहाँ पे जो ए रिप्रेजेंट करता है वो रिप्रेजेंट करता है मैक्सिमम एम्पलीट्यूड को, कि मैक्सिमम कितना डिस्प्लेस कर सकता है वो, और फाई रिप्रेजेंट करता है फेज को, कि टी इक्वल टू 0 पर ये पोजीशन बताएगा। ओमेगा रिप्रेजेंट करता है एंगुलर फ्रीक्वेंसी को, और एक्स रिप्रेजेंट करता है डिस्प्लेसमेंट को। दैट इज द जनरल सॉल्यूशन, और ये सॉल्यूशन तुम्हें याद ही होना चाहिए, ठीक है? या कोस में भी लिख सकते हो, साइन में भी लिख सकते हो, वट, ठीक है? जो भी हो, दोनों में गिवन हो सकता है। तुम्हें कोस में भी गिवन हो सकता है, साइन में भी गिवन हो सकता है, दोनों में गिवन हो सकता है, ठीक है? तो इसको यदि अपने प्लॉट करें तो प्लॉट करना भी, अपने प्लॉट भी कर सकते हैं इसको ना, इजीली इसको प्लॉट किया जा सकता है। नोट कर लो भाई, इतना नोट कर लो, सभी नोट कर लो भाई इतना। फाई की वैल्यू कुछ भी हो सकती है भाई, है ना? फाई की वैल्यू कुछ भी गिवन हो सकती है, मतलब इनिशियल फेज कुछ भी हो सकता है। फाई रिप्रेजेंट करता है इनिशियल फेज को, इसको इनिशियल फेज लिख लो, इनिशियल फेज। मान लो फाई की वैल्यू टी इक्वल टू 0 पर, मान लो हमें फाई गिवन है पाई बाय 4, तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी ए साइन 0 प्लस पाई बाय 4, तो दैट इज ए इंटू 1/√2। तो ये हमारी डिस्प्लेसमेंट है टी इक्वल टू 0 पर, मतलब यहाँ से पार्टिकल ऑसिलेशन है वो स्टार्ट करेगा a/√2 पोजीशन से। मतलब मान लो ये हमारे पास में टोटल, ये मान लो ये पार्टिकल की मीन पोजीशन है x इक्वल टू 0, ये मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है पार्टिकल का, है ना? तो पार्टिकल अपना जो ऑसिलेशन है t इक्वल टू 0 पर a/√2 कितना होगा भाई? मैक्सिमम एम्पलीट्यूड का 1/√2, 1/√2 होता है हमारे पास, कितना होता है? 70%। 1/√2 निकालो। हाँ, फेज मीन पोजीशन से t इक्वल टू 0 टाइम पर कितना ऑलरेडी वो डिस्प्लेस्ड है, वो फेज होता है। देखो कैलकुलेट से करो, फेज का मतलब है कि 1/√2 कितना होता है भाई? 1/√2 ये होता है 0.70, तो a इंटू 0.70 मतलब a का 70%, तो मतलब लगभग ये 50% है, तो यहाँ पे होगा पार्टिकल इस पोजीशन पे 70%, मतलब t इक्वल टू 0 पर पार्टिकल इस पोजीशन पर है, ये है हमारे पास में 0.70 a। इसका ये मतलब है फेज का। फेज का मतलब समझ में आया? कि मान लो फाई की वैल्यू पाई बाय 4 है, तो वो उस t इक्वल टू 0 पोजीशन पर वो मीन पोजीशन से ऑलरेडी इतना डिस्प्लेस्ड है, ठीक है? और यदि मान लो मैं फेज की वैल्यू ले लूं π/2 t इक्वल टू 0 पर, ठीक है? तो x आ जाएगा a साइन 0 प्लस π/2, तो π/2 की वैल्यू 1, तो इसका मतलब वो एंडिंग पोजीशन पर है, तो मतलब वो आखिरी पॉइंट पर है, यहाँ है पार्टिकल मीन पोजीशन से। तो इसको तुम डायरेक्ट π/2
तो इसको तुम ये भी लिख सकते हो x इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय टू, इसको तुम कोस पाई बाय टू भी लिख सकते हो, कोस ओमेगा टी, नॉट पाई बाय टू, कोस ओमेगा टी। तो वही तो मैंने कह दिया, यदि वो एंडिंग पोजीशन से स्टार्ट हो रहा है, इसका मतलब वो एंडिंग पोजीशन से स्टार्ट हो रहा है, मतलब ओमेगा टी प्लस पाई बाय टू है, इसका मतलब वो एंडिंग पॉइंट पे ऑलरेडी है ना, एंड पॉइंट पे ऑलरेडी है, वो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पे ऑलरेडी है। तो तुम उसको ए कोस ओमेगा टी भी लिख सकते हो डायरेक्टली, है ना। तो ये फेज का मतलब है, फेज का मतलब टी इक्वल टू जीरो पर वो कहां से स्टार्ट कर रहा है, और टी इक्वल टू जीरो पर वो एक्स इक्वल टू फाइव इक्वल टू जीरो है यदि, तो वो टी इक्वल टू जीरो पर एक्स की वैल्यू ए जीरो से ही स्टार्ट करेगा। यदि टी फाइव की वैल्यू यदि जीरो है टी इक्वल टू जीरो पर, तो एक्स आ जाएगा जीरो, मतलब उसकी जो मीन पोजीशन होगी एक्स इक्वल टू ए साइन जीरो, दैट इज जीरो। तो मतलब वो मीन पोजीशन से ही स्टार्ट करेगा, वो यहीं से स्टार्ट करेगा, इसी पोजीशन से, एक्स इक्वल टू जीरो से। तो उसको डायरेक्ट ये लिख सकते हो एक्स साइन ओमेगा टी। ठीक है, यदि वो मीन पोजीशन से स्टार्ट कर रहा है तो ए साइन ओमेगा टी, एंड पोजीशन से स्टार्ट कर रहा है ए कोस ओमेगा टी, बीच में किसी जनरल पोजीशन से स्टार्ट कर रहा है तो ये जनरल फॉर्मूला। तो फेस का मतलब समझ में आया, व्हाट डू यू मीन बाय फेस? फेस मतलब वो टी इक्वल टू जीरो पर कहां से स्टार्ट कर रहा है, इनिशियल फेज कितना है उसमें। ठीक है, अब मान लो वो मीन पोजीशन से स्टार्ट कर रहा है, मान लो ये अपने केस ले लेते हैं, इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम मीन पोजीशन। इतना नोट करो, एक बार अपने आगे डिस्कस करते हैं। लेट्स से इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम मीन पोजीशन, मान लो वो मीन पोजीशन से स्टार्ट करता है। ठीक है, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, ये क्लियर रखो भाई, बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर रखो। हाँ, वो करते हैं भाई, सब कुछ करेंगे भाई, सब कुछ करेंगे, वेट करो। अब मान लो वो लेट्स से ये हमारे पास में ये एक्स इक्वल टू जीरो पोजिशन है और ये एक्स इक्वल टू ए मैक्सिमम पोजीशन है, और पार्टिकल मान लो हमारा यहीं से स्टार्ट करता है, ये हमारा पार्टिकल है भाई, इसको वाइट कलर से दिखा देते हैं, पार्टिकल को अपने वाइट कलर से दिखाएंगे। ये हमारा पार्टिकल है एम मास का, जो मीन पोजीशन से स्टार्ट कर रहा है। तो एक्स की वैल्यू है ए साइन ओमेगा टी। तो डिस्प्लेसमेंट जो जो वेलोसिटी होगी वो होगी डी एक्स बाय डी टी। तो ए ओमेगा कोस ओमेगा टी, दैट इज द वेलोसिटी, है ना। डिफ्रेंशिएशन कर देंगे और वेलोसिटी के बाद में एक्सेलरेशन होगा डी स्क्वायर एक्स बाय डी टी स्क्वायर या डी वी बाय डी टी, दैट इज माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी, या इसको अपने माइनस ओमेगा स्क्वायर ए साइन ओमेगा टी, या माइनस ओमेगा स्क्वायर, इसको एक्स भी अपने लिख सकते हैं। ये हमारे पास में एक्सेलरेशन आ जाएगा, और दोनों तरफ फोर्स से मल्टीप्लाई कर देंगे, मास से मल्टीप्लाई कर देंगे, एम ए इक्वल टू माइनस एम ओमेगा स्क्वायर एक्स। तो ये हो जाएगा फोर्स माइनस एम ओमेगा स्क्वायर एक्स, तो माइनस एम ओमेगा की वैल्यू के बाय एम एक्स, एम से एम कैंसिल, तो ये वो माइनस के एक्स ही आ जाएगा हमारे पास में। ठीक है, तो ये हमारे पास में वेलोसिटी और एक्सेलरेशन आ जाएंगे यदि अपने इनके ग्राफ प्लॉट करें। ठीक है, ये पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट और ये टाइम, ये वेलोसिटी और ये टाइम, एक्सेलरेशन और ये टाइम, ये मान लो अपने ले लेते हैं पाई बाय टू, पाई, 3 पाई बाय टू, 2 पाई, एक साइकिल की अपने बात कर लेते हैं पूरे। तो पाई बाय टू पे मैक्सिमम, इस पे मिनिमम, ये हमारे पास में ये मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ए और ये दूसरी एंड पोजीशन माइनस ए। ठीक है, ये डिस्प्लेसमेंट होगा एक्स इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, ओमेगा टी की वैल्यू जीरो, ये नॉट ओनली इट इज टी, इट इज ओमेगा टी, ये ओमेगा टी का ग्राफ है, ओमेगा टी का एक्स के साथ में, ओमेगा टी की वैल्यू जीरो,
इट इज़ जीरो, ओमेगा टी की वैल्यू पाई बाय टू इट इज़ मैक्सिमम, ओमेगा टी की वैल्यू पाई इट इज़ जीरो, ओमेगा टी की वैल्यू 3 पाई बाय टू इट इज़ माइनस ए, ओमेगा टी की वैल्यू 2 पाई इट इज़ जीरो। जो वेलोसिटी होगी हमारे पास में वो ए टाइम ओमेगा होगा, कोस ओमेगा टी, मतलब जहां हमारे पास में ये जीरो होगा डिस्प्लेसमेंट, मतलब मीन पोजीशन पे वेलोसिटी मैक्सिमम होगी, ये मैक्सिमा से स्टार्ट होगा ए ओमेगा से, है ना, और पाई बाय टू पर ये मिनिमा आ जाएगा, जहाँ मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होगी वहाँ ये जीरो, और पाई पर ये हमारे पास में मिनिमम चला जाएगा, और 3 पाई बाय टू पर ये फिर से जीरो आ जाएगा, और 2 पाई पे ये मैक्सिमम चला जाएगा, ये कोस का ग्राफ हो जाएगा। तो ये जो वैल्यू होगी ए ओमेगा और माइनस ए ओमेगा, दैट इज द वेलोसिटी। मतलब वेलोसिटी जहां डिस्प्लेसमेंट मिनिमम है वहां वेलोसिटी मैक्सिमम, जहां डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम वहां वेलोसिटी जीरो, है ना, यहाँ डिस्प्लेसमेंट जीरो वेलोसिटी मैक्सिमम बट इन अपोजिट डायरेक्शन, है ना, यहाँ डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम वेलोसिटी जीरो, यहाँ डिस्प्लेसमेंट जीरो वेलोसिटी मैक्सिमम। तो ये वेलोसिटी का कर्व होगा हमारे पास में, पर वेलोसिटी की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी ए ओमेगा, और मिनिमम वैल्यू मतलब मिनिमम वैल्यू जीरो, और अपोजिट डायरेक्शन में मैक्सिमम वैल्यू होगी माइनस ए ओमेगा। ऐसी एक्सेलरेशन में माइनस एक्स को फॉलो करेगा वो, मतलब जिस डायरेक्शन में ये एक्स पॉजिटिव है तो एक्सेलरेशन में नेगेटिव हो जाएगा, ये एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट चलेगा क्योंकि फोर्स डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट चल रहा है। और इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होगी ओमेगा स्क्वायर ए, और ये माइनस ओमेगा स्क्वायर ए। तो यदि हमारा डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा है तो एक्सेलरेशन हमारा नेगेटिव डायरेक्शन में इंक्रीज हो रहा है, एक्सेलरेशन इंक्रीजिंग, डिस्प्लेसमेंट इंक्रीजिंग, एक्सेलरेशन इज ऑल्सो इंक्रीजिंग बट इन नेगेटिव डायरेक्शन। मतलब जैसे जैसे तुम मीन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट बढ़ाते जाओगे एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में बढ़ता जाएगा, रीस्टोरिंग फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में बढ़ता जाएगा। स्प्रिंग है वो अपने अंदर रीस्टोरिंग फोर्स को बढ़ाती जाएगी क्योंकि स्प्रिंग खींचेगी उसको, स्प्रिंग अपोज करेगी, तो एक रीस्टोरिंग फोर्स की वैल्यू बढ़ती रहेगी। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पे रीस्टोरिंग फोर्स मैक्सिमम हो जाएगा, है ना। जैसे जैसे फिर तुमने रिलीज कर दिया तो डिस्प्लेसमेंट जैसे जैसे कम हुआ एक्सेलरेशन भी कम होता जाएगा अपोजिट डायरेक्शन में, है ना, एक्सेलरेशन भी कम होता जाएगा। अब देखो इस रीजन में, देखो इस रीजन में क्या हो रहा है, फर्स्ट रीजन में देखो, फर्स्ट रीजन में क्या हो रहा है कि डिस्प्लेसमेंट बढ़ रही है तो एक्सेलरेशन भी बढ़ रहा है बट अपोजिट डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट कम हो रही है तो एक्सेलरेशन भी कम हो रहा है बट अपोजिट डायरेक्शन में, है ना। यहाँ हमारे पास में डिस्प्लेसमेंट अपोजिट डायरेक्शन में बढ़ रही है तो यहाँ एक्सेलरेशन भी बढ़ रहा है बट अपोजिट डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट के, और यहाँ डिस्प्लेसमेंट कम हो रही है तो एक्सेलरेशन भी कम हो रहा है बट अपोजिट डायरेक्शन में। तो जो मैक्सिमम वेलोसिटी होगी वो तो भाई मीन पोजीशन पे होगी ना, मीन पोजीशन पर मैक्सिमम वेलोसिटी ये रही, या 3 बाय इस पाई पोजीशन पर मैक्सिमम वेलोसिटी इन अपोजिट डायरेक्शन। मतलब जो मैक्सिमम वेलोसिटी होती है वो मीन पोजीशन पे होती है, या तो एक्स इक्वल टू 0, एक सेकेंड रुको भाई, तुम ग्राफ से देख लो ना भाई मैक्सिमम कहाँ रहा है, कि यहाँ से इसने चलना स्टार्ट किया एक्स इक्वल टू 0 टू एक्स इक्वल टू ए, और ये अपोजिट डायरेक्शन में एक्स इक्वल टू माइनस ए, तो इनर्शिया की वजह से वो अपोजिट भी तो जाएगा ना पार्टिकल। तो ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट हमारे पास में, अब वेलोसिटी जब देखो दो चीज़ें होती है यहाँ पे कि वेलोसिटी की दो डायरेक्शन होती है, कि एक तो होती है हमारे पास में पॉजिटिव डायरेक्शन, एक नेगेटिव। वेलोसिटी मैक्सिमम मीन पोजीशन पर है, अब वो पॉजिटिव एक्स में है नेगेटिव एक्स में है, तो उसकी वजह से वो एक एक्स्ट्रा यहाँ पे पाई आ रहा है, ये जो पाई आ रहा है हमारे पास में, ये देखो ये जो वेलोसिटी मैक्सिमम है ये मीन पोजीशन पे पॉजिटिव डायरेक्शन में है, और ये जो वेलोसिटी मैक्सिमम है ये मीन पोजीशन पर
नेगेटिव डायरेक्शन में है मीन पोजीशन में वेलोसिटी मैक्सिमम, जो वेलोसिटी मैक्सिमम है वो मीन पोजीशन पर है, पर पॉजिटिव एक्स में या नेगेटिव एक्स में वेलोसिटी की डायरेक्शन भी तो होती है ना, पॉजिटिव में मैक्सिमम या नेगेटिव में मैक्सिमम। तो जब इधर पार्टिकल जा रहा है तो स्टार्टिंग में वेलोसिटी मैक्सिमम है, जब पूरा एक राउंड लेके यहाँ से लेके यहाँ तक, क्योंकि यहाँ तक गया π/2 फेज चला, फिर यहाँ आया तो टोटल यहाँ पे पाई फेज उसने कवर कर लिया, π/2 फिर π/2 पाई, तो अब वेलोसिटी उसकी इस डायरेक्शन में हो चुकी है और ये भी मैक्सिमम है ये वाली आफ्टर पाई फेज, है ना। यहाँ तक वो π/2 फेज चला, फिर दोबारा आया π/2 चला, फिर इधर π/2 गया, फिर दोबारा आया π/2, तो टोटल 2 पाई का फेज कवर होता है, π/2 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 π/2, ठीक है। टोटल 2 पाई का फेज कवर होता है, फिर ये रिपीट होता है एक साइड में π/2, है ना, 1/4, समझ में आ गई भी बात। तो एक्सेलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट विद नेगेटिव साइन, है ना। मतलब एक्सेलरेशन, जैसे अब देखो इसमें मैं थोड़ा सा तुम्हें बता देता हूँ, जैसे पार्टिकल ने यहाँ से चलना स्टार्ट किया x=0 से, जब ये इधर गया पार्टिकल, है ना, तो एक्सेलरेशन बढ़ रहा है अपोजिट डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट हमारी इधर है, एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में इंक्रीजिंग है क्योंकि डिस्प्लेसमेंट इंक्रीजिंग है, तो एक्सेलरेशन भी इंक्रीजिंग है बट इन अपोजिट डायरेक्शन, क्योंकि ये फोर्स पीछे लगेगा, है ना, जो फोर्स होगा रिस्टोरिंग फोर्स वो पीछे लगेगा, डिस्प्लेसमेंट इधर है। तो अब जब वो मैक्सिमम पर चला गया, मैक्सिमम पोजीशन पे x=a पर, तो यहाँ एक्सेलरेशन मैक्सिमम है बट अपोजिट डायरेक्शन में है, पर जैसे ही पार्टिकल इधर जाना स्टार्ट करता है मैक्सिमम पोजीशन से, दोबारा लौटता है, अब एक्सेलरेशन हमारा, अब डिस्प्लेसमेंट इसी डायरेक्शन में है, अब एक्सेलरेशन इसके अपोजिट हो जाएगा, अब डिस्प्लेसमेंट हमारा किस डायरेक्शन, डिस्प्लेसमेंट हमारा इसी डायरेक्शन में है। अब पार्टिकल जब, थोड़ा सा समझो इसको, कि पार्टिकल जब यहां से इधर जा रहा है, अब डिस्प्लेसमेंट हमेशा मीन पोजीशन से देखा जाता है, तो डिस्प्लेसमेंट अभी भी तो इधर ही है ना, डिस्प्लेसमेंट हमेशा मीन पोजीशन से देखा जाता है, मीन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट किधर है, डिस्प्लेसमेंट अभी भी इधर है बट अब कम है डिस्प्लेसमेंट, पर इधर ही है, तो एक्सेलरेशन हमारा इधर ही रहेगा क्योंकि डिस्प्लेसमेंट अभी भी इधर ही है, जो पार्टिकल रिटर्न कर रहा है पर डिस्प्लेसमेंट हमारा अभी भी पॉजिटिव डायरेक्शन में ही है, तो इसका मतलब एक्सेलरेशन नेगेटिव में ही है। जब पार्टिकल यहां आ जाएगा दोबारा आफ्टर कंप्लीट दिस साइकिल, पार्टिकल जब यहां आ जाएगा तो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 0, तो एक्सेलरेशन भी हो जाएगा यहां पे 0। अब ड्यू टू इनर्शिया पार्टिकल इधर जाएगा तो डिस्प्लेसमेंट होगा नेगेटिव एक्स में, तो एक्सेलरेशन हो जाएगा पॉजिटिव एक्स में, और जब तक डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव एक्स रहेगा एक्सेलरेशन पॉजिटिव एक्स रहेगा, जब डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव एक्स में रहेगा तो एक्सेलरेशन नेगेटिव एक्स में रहेगा, और डिस्प्लेसमेंट हमेशा देखा जाता है मीन पोजीशन से। डिस्प्लेसमेंट क्योंकि एक वेक्टर क्वांटिटी है, इट इज ऑलवेज मेजर्ड फ्रॉम मीन पोजीशन। डिस्प्लेसमेंट को कभी भी अपने
एंड पोजीशन से नहीं देखेंगे, डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज मेजर्ड फ्रॉम मेन पोजीशन x इक्वल टू 0 से। ठीक है, तो बिहेवियर समझ में आया कि कितना हमें एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट किस हिसाब से मूव कर रहे हैं दोनों। ठीक है, अब अपने थोड़ा सा टाइम पीरियड की बात कर लेते हैं। टोटल टाइम पीरियड तो हमें पता है, टाइम पीरियड टोटल टी, मान लो टी टाइम पीरियड है ना। तो थोड़ा सा अपने टाइम पीरियड की यहाँ पे बात कर लेते हैं भाई, कितने टाइम में कितना टाइम पीरियड लग रहा है, टाइम पीरियड कितने डिस्प्लेसमेंट में कितना टाइम लगा, है ना, उसकी अपने बात कर लेते हैं। जैसे मान लो हमें पता है कंप्लीट 0 to 2 पाई में टोटल टी टाइम लगता है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक हमने टोटल टी टाइम ले लिया 0 से टी, है ना। तो हमें इसको 4 पार्ट्स में अपने डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि ये हमारे पास में ओमेगा टी है। तो ओमेगा टी की वैल्यू यदि हमारे पास में π/2 है, तो टाइम कितना आ गया, π/2 ओमेगा। टोटल टाइम पीरियड है हमारे पास में 2 π/ओमेगा, है ना। तो टी कितना आ जाएगा हमारे पास में, ये आ जाएगा t/4, क्योंकि तुम π/ओमेगा को पुट कर दोगे t/2, यहां पुट कर दो π/ओमेगा को t/2, तो यहां तक जो टाइम लगता है हमें वो लगता है t/4, है ना। 0 से π/2 तक, 0 से π/2 तक टाइम लगता है t/4। फिर नेक्स्ट टाइम लगता है हमें t/4, इसमें लगता है t/4 और इसमें हमें लगता है t/4। तो जो नेक्स्ट टाइम पीरियड हो जाएगा हमारे पास में दैट इज t/4 t/4 t/4। मतलब अपने 0 से ए पोजीशन तक गए t/4, वापिस आए t/4, दूसरी डायरेक्शन में गए t/4 और वापिस आए t/4। तो जो टोटल टाइम पीरियड होगा हमारे पास में दैट इज टी टाइम पीरियड, टोटल टी है, तभी तो अपने t/4 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 ले रहे हैं। ठीक है भाई। यदि मैं कहूं कि कैलकुलेट द टाइम टेकन बाय पार्टिकल टू कवर दी a/2 डिस्प्लेसमेंट, यदि मैं कहूं कि किसी पार्टिकल को मीन पोजीशन से a/2 डिस्टेंस तक जाना है, ये टोटल डिस्टेंस a है। देखो ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है, पर मैं कहूं कि a/2 डिस्टेंस तक जाने में उसको कितना टाइम लगता है, क्या वो बता सकते हो। हमें पता है कि 0 से ए टाइम तक, 0 से ए तक जाने में मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जाने में टाइम लगता है t/4। तो मैं कहूं कि 0 से मेरे को a/2 डिस्टेंस तक जाना है तो कितना टाइम लगेगा, और a/2 से दो चीजें बता दो मेरे को, टाइम टेकन बाय पार्टिकल टू कवर डिस्टेंस a/2 फ्रॉम मीन पोजीशन, दैट इज t1 टाइम ले रहा हूं मैं इसको, और टाइम टेकन बाय पार्टिकल टू कवर डिस्टेंस a/2 टू a, और ये मैं ले रहा हूं t2। तो t1 और t2 बता दो भाई कितना होगा, क्या t/8 होगा या कुछ और होगा। यही तो भाई, यही तो एक कॉन्सेप्ट है।
कैसे कैलकुलेट करोगे? ऐसे ही थोड़ी ना कैलकुलेट कर दोगे भाई। जब वो a/2 डिस्टेंस तक जाएगा तो ओमेगा टी की वैल्यू वहां पे कितनी है वो देखो ना। जब तुम्हारी डिस्प्लेसमेंट a/2 हो चुकी है, ये फॉर्मूला लगाओ। जब तुम्हारी डिस्प्लेसमेंट हो चुकी है 0 टू a/2, तो a साइन ओमेगा टी, तो साइन इनवर्स हाफ दैट इज ओमेगा टी। तो ओमेगा टी इक्वल टू साइन इनवर्स हाफ, और साइन इनवर्स हाफ कितना होगा? साइन हाफ किसकी वैल्यू होती है? साइन 30। साइन 30 होता है हमारे पास में पाई बाय, साइन 30 कितना होता है? साइन 30 होता है हमारे पास में पाई बाय 6, दैट इज ओमेगा टी। और ओमेगा होता है हमारे पास में, टाइम पीरियड होता है 2 पाई बाय ओमेगा, तो ओमेगा होगा 2 पाई बाय टी। तो ओमेगा की जगह 2 पाई बाय टी इंटू टी इक्वल टू पाई बाय, पाई से पाई कैंसिल, तो टी कितना आ जाएगा? t/12। तो इट इज t/12। तो 0 से a/2 तक जाने में टोटल टाइम पीरियड का 1/12 हिस्सा हमें देखने को मिलता है। t/8 नहीं होगा भाई, t/12। और टोटल लगता है यहां से यहां तक t/4, तो t/4 माइनस t/12 कर दो। अब यहां पे तुम a/2 नहीं लोगे, है ना, तुम्हें माइनस करना पड़ेगा। अब यहां पे तुम a लोगे तो जितना टाइम पीरियड आएगा उसमें से वो ये माइनस कर दोगे, तो क्योंकि फेज का डिफरेंस आ जाएगा ना फिर। क्योंकि ये जो फॉर्मूला वैलिड है, दिस फॉर्मूला इज वैलिड जब तुमने मीन से स्टार्ट किया है, पर जब तुम ये इसके लिए कैलकुलेट करोगे तो तुम्हें ये मीन लेना पड़ेगा, तो उसके लिए तुम्हें पहले से एक डिस्प्लेसमेंट देनी पड़ेगी। तो तुम डायरेक्ट t/4 माइनस t/12 कर दो, तो 3t माइनस और ये t, तो 2t/12 दैट इज t/6। तो ये आ जाएगा हमारे पास में t/6। तो t/12 और t/6। तो यहां से यहां तक चलने में t/12 और यहां से यहां तक चलने में t/6, और टोटल हुआ t/4। यही तो क्रक्स है यहाँ पे, t/12 t/6। मतलब ज्यादा टाइम किधर लगा, है ना। ये अंडरस्टूड है कि फर्स्ट हाफ, ये जो फर्स्ट हाफ चलने में जो टाइम लगा दैट इज t/12, और जो ये वाला हाफ चलने में टाइम लगा दैट इज t/6। तो ये टाइम ज्यादा लगा भाई, और जस्ट ऑलमोस्ट इसका डबल ही लगा। क्यों लगा? क्योंकि इधर वेलोसिटी कम थी, इधर वेलोसिटी ज्यादा थी। ठीक है। ऐसे ही जब दोबारा आएगा तो इधर फिर इधर कितना हो जाएगा हमारे पास में? अब ये मीन पोजीशन हो जाएगी भाई हमारी, तो उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेशन होगी। मतलब जहां से पार्टिकल स्टार्ट होता है और वो a/2 डिस्टेंस यदि कवर करता है तो उसको t/12 टाइम लगता है। t/2 जब दोबारा लौटेगा ना, तो अब ये इतने डिस्टेंस में t/12 लगेगा। सॉरी, एक सेकंड रुको, t/12 लगेगा या t/6 लगेगा? ज्यादा ही तो लगेगा, यहाँ पे तो वेलोसिटी मिनिमम, हाँ t/6 लगेगा, यहाँ t/12 लगेगा। ठीक है, वो t/6 ही रहेगा क्योंकि वेलोसिटी वहां पे तो कम ही है ना। क्यों वेलोसिटी की डेफिनेशन अपने ले रहे हैं, क्योंकि अपने यहाँ वेलोसिटी मैक्सिमम होती है, यहाँ डिस्प्लेसमेंट हमारी मिनिमम होती है, यहाँ वेलोसिटी मैक्सिमम होती है, उस ऑर्डर में अपने देख रहे हैं। ठीक है। हाँ ठीक है। तो वेलोसिटी से तुम रिलेट कर सकते हो, यू कैन रिलेट विद द वेलोसिटी। तुम देख सकते हो कि मीन पोजीशन से जब स्टार्ट करते हैं तो वेलोसिटी मैक्सिमम है, तो इट विल टेक लेस टाइम टू रीच द a/2 डिस्टेंस, एंड अनदर a/2 डिस्टेंस इट विल टेक मोर टाइम।
ठीक है, तो वहां से आएगा 1/12 या 1/6 ऑर्डर में, ये तो तुम्हें पता है, इट इज इधर 1/12 और 1/6। ठीक है, इधर साइड में 1/12 1/6, तो ये 1/12, ये T/12 और ये T/6। तो मैं कहूं कि वो 0 पोजीशन से स्टार्ट करता है, एंड पॉइंट तक गया और दोबारा A/2 पोजीशन पे आके रुक जाता है, तो टोटल उसने कितना टाइम लिया? कॉन्सेप्ट देखो, 0 पोजीशन से स्टार्ट किया, एंड पोजीशन पे गया, और अब वो उसकी जो फाइनल पोजीशन है दैट इज एट x इक्वल टू A/2 फ्रॉम द मीन पोजीशन, व्हाट इज द टोटल टाइम टेकन बाय द पार्टिकल इन द होल ड्यूरेशन। टोटल जर्नी में उसने कितना टाइम लिया? तो T/4 तो डायरेक्ट हो गया, प्लस T/12 एक्स्ट्रा ऐड कर दो, T/4 प्लस T/12। मतलब यदि मैं ये कहूं तुम्हें कि उसने मीन पोजीशन से स्टार्ट किया, एंडिंग पोजीशन तक गया, और फिर यहां आके ये रुक गया, ये फाइनल पोजीशन, इसने पूरा पाथ यहां तक चला, फिर यहां आके ये रुक गया, दैट इज A/2 डिस्टेंस फ्रॉम द मीन पोजीशन। तो कितना टाइम लिया उसने टोटल? तो एंडिंग पोजीशन तक गया तो T/4, फिर यहां तक आया तो T/12, तो T/4 प्लस T/12, तो कितना टाइम हो गया? 12 और 4 3T प्लस T, तो 4T/12 दैट इज T/3, T/3। यहां तक दोबारा आ गया तो T/2। ठीक है, मान लो मीन पोजीशन पे दोबारा आ गया तो T/4 प्लस T/2, उधर चला गया तो T/2 प्लस T/4। ठीक है, अब ये कॉन्सेप्ट क्लियर है तुम्हें, है ना? ये कॉन्सेप्ट क्लियर है ना टाइम पीरियड का? ठीक है, अब बाकी थोड़ा सा एक मैं होमवर्क देता हूं, बाकी ये अपने कल डिस्कस करेंगे। ये होमवर्क है भाई, एक तो तुम्हें कैलकुलेट करनी है इसकी काइनेटिक एनर्जी, और फिर अपने इस पे क्वेश्चन भी करेंगे कल, और तुम्हें कैलकुलेट करना है पोटेंशियल एनर्जी, और फिर तुम्हें कैलकुलेट करना है टोटल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी निकलेगी हाफ mv² से, पोटेंशियल एनर्जी निकलेगी हाफ के x² से, और टोटल एनर्जी निकलेगी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। और इनके ग्राफ प्लॉट करने हैं भाई, विद टाइम, विद पोजीशन, ग्राफ विद पोजीशन, ये तुम करना, और मैं ये करवाऊंगा तुम्हें। ठीक है, ट्राई करना तुम काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी, फिर अपने इसके क्वेश्चन करेंगे कल, क्वेश्चन करेंगे, और प्लस अपने इनके डिफरेंट ऑसिलेटर के टाइम पीरियड कैलकुलेट करेंगे। मान लो हमारे पास में 2 स्प्रिंग हो, 3 स्प्रिंग हो, है ना, लीनियर कॉम्बिनेशन में हो, सीरीज कॉम्बिनेशन में हो, है ना, और मास गिवन हो हमें स्प्रिंग का, रोट सिंपल पेंडुलम हो, वो अपने सब कल डिस्कस करेंगे। ठीक है, कल अपने सिंपल हार्मोनिक मोशन पूरा कर देंगे टॉपिक ना, फिर अपने नेक्स्ट क्लास में लिसाजेस फिगर रहेगा हमारा, फिर डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर। ठीक है, चलो भाई इसको नोट कर लो, और ये भाई अपना शेड्यूल में लिख लेना, ये अपने इस हिसाब से करेंगे। ठीक है, असाइनमेंट मैं कोशिश करूँगा पहले एमपी के मैं असाइनमेंट करूँगा ना, एमपी के में जो असाइनमेंट है तुम्हारे, वो डिफरेंशियल इक्वेशन का तुम्हें जल्दी दे दूंगा असाइनमेंट, 1-2 दिन के अंदर अंदर ही, और फिर अपने ईएमटी के असाइनमेंट पे काम करेंगे। ठीक है,
ठीक है, चलो भाई मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। बाय बाय, टेक केयर।